आज हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री सेमेस्टर फर्स्ट 300 ईस्वी तक, जिसमें हम कवर करने वाले हैं सभ्यता क्या है, शहरी क्रांति क्या है, कांस्य युग का महत्व। पूरे यूनिट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हम इसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे। चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। तो हमें प्रारंभिक इतिहास को समझने के लिए हमारे पास कोई लिखित में कुछ नहीं होता था हमारे पास, इसीलिए तो हमें इस इतिहास को समझने के लिए हमें विभिन्न स्रोतों का सहारा लेना पड़ता था। इन स्रोतों के आधार पे हम प्राचीन भारत की राजनीति को समझ पाते थे, सामाजिक को समझ पाते थे, आर्थिक और धार्मिक स्थिति को समझा जाता था कि उस टाइम के सामाजिक कैसे थे, उस टाइम के आर्थिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक क्या था उस टाइम, कैसे कैसे धर्म के लोग थे, राजनीतिक कैसी थी वहाँ पे। तो हम क्या कहते हैं, विभिन्न स्रोतों के सहारा लेके हम इतिहास को समझा जाता है। हमें ये जानना हो कि हज़ारों साल पहले भारत कैसा दिखता था, लोग कैसे रहते थे। तो ये सवाल है इतिहासकारों को, ये सब जानकारी कहाँ से मिली। तो प्रारंभिक भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए हमें कुछ प्रमाणों की ज़रूरत होती थी। इन्हीं प्रमाणों को हम इतिहास के स्रोत कहते हैं। तो जो पहला मुख्य 3 प्रकार के स्रोत होते हैं। तो पहला है पुरातात्विक स्रोत। तो ये वह स्रोत होते हैं जो हमें ज़मीनों की खुदाई के नीचे से मिलते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलती हूँ मोहरे, सिक्के, मूर्तियाँ, बर्तन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष। इनसे हमें उस समय के लोगों को रहन सहन का पता लगता है, कला का पता लगता है, सभ्यता के बारे में पता चलता है। तो दूसरा जो स्रोत है वो है साहित्यिक स्रोत। तो ये इनमें से वह ग्रंथ है, इन स्रोतों को वह ग्रंथ है जो हमें बुक से मिलती है, जो उस समय लिखी जाती थी। जैसे वेद, रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध, जैन ग्रंथ। इनसे हमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और संस्कृत की जानकारी मिलती है। तीसरा जो स्रोत है विदेशी यात्राओं के विवरण। तो कई विदेशी यात्रा भारत आए और उन्होंने यहाँ की स्थिति को अपनी किताबों में लिखा। जैसे मैक्थिनीज, ठीक है। इनके वर्णनों से हमें उस समय के भारत का प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था को समझने में मदद मिली। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक भारत को समझने के लिए पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्राओं के वर्णन 3 मुख्य बहुत महत्वपूर्ण हमारे स्रोत है, जिससे हमें पुराने इतिहास के बारे में पता लगता है। इतिहास के सबसे पहले और महत्वपूर्ण स्रोत के बारे में बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत वह परिणाम होते हैं जो हमें ज़मीन के नीचे की गई खुदाई से प्राप्त होते हैं, जैसे इमारतों के अवशेष, बर्तन, सिक्के, मूर्ति का। पुरातात्विक साक्ष्य का महत्व। तो दरअसल पुरातात्विक शास्त्र हमें इतिहास के कालक्रम यानी समय निर्धारण में मदद करते हैं। खुदाई के दौरान ज़मीन की अलग अलग परतें मिलती है, जिन्हें हम लेयर्स कहा जाता है। नीचे की परतें पुरानी होती है और जो ऊपर की परतें होती है वो नई होती है। इसी आधार पे हम समय का अनुमान लगाते हैं। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तक्षशिला जैसे स्थलों की खुदाई से प्राचीन के इतिहास की बहुत सी जानकारियाँ मिली है। अब हम पढ़ लेते हैं पुरातात्विक शोध की सीमाएं। हालांकि ये शोध बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इनकी कुछ सीमाएं भी होती है। ये हमें उस समय के लोगों की सोच, विचार और दर्शन की पूरी तरह स्पर्श नहीं कर पाते। साथ ही समय के आपसी संबंधों और भावनाओं का पूरा चित्र प्रस्तुत नहीं कर पाते। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि पुरातात्विक शोध इतिहास की नींव है, लेकिन इतिहास को पूरी तरह समझने के लिए हमें साहित्यिक और विदेशी स्रोतों की आवश्यकता होती है। पढ़ना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूँगी। तो अब हम पढ़ते हैं पुरातात्विक शोध के एक महत्वपूर्ण भाग के बारे में, जिसे हम कहते हैं शिलालेख। अब शिलालेख का महत्व। शिलालेख को प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे विश्वसनीय स्रोत माना जाता है।
अब शिलालेख क्या है? शिलालेख वह लेख होते हैं जो हम पत्थरों पे, चट्टानों पे, ताम्रपत्र या दीवारों पे खोद के लिखते हैं। ये अब हम शिलालेख की विशेषता को पढ़ेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है कि शिलालेख जल्दी नष्ट नहीं होते, ये लंबे समय तक सुरक्षित भी रहते हैं। और दूसरी विशेषता ये है कि इनसे छेड़छाड़ बहुत कम होती है, तो इसीलिए ये बहुत विश्वसनीय होते हैं। अधिकतर शिलालेख दान समर्पण से संबंधित होते हैं, जिससे हमें प्रशासन और सामाजिक की जानकारी मिलती है। तो अब हम पढ़ेंगे भाषा और लिपि। शिलालेखों में विभिन्न भाषाओं और लिपियों का प्रयोग भी किया गया है। जैसे हम शिलालेख वही होते हैं ना, जैसे हम ताम्रपत्र, पत्थर, इन सब में खोद के लिखते हैं, उसे हम शिलालेख कहते हैं। तो शिलालेख भाषा और लिपियों में लिखा जाता है। तो भाषाएं बोलते समय उंगलियों से गिनती दिखाई, जो हमें दीवारों पे मिलते हैं, तो उन समय गिनती लिख के दिखाई खोद के, जैसे प्राकृतिक, संस्कृत, पाली भाषा, तमिल, तेलुगु, ये सब भाषाएं हमें शिलालेख से मिली। तो मुख्य लिपियाँ जो थी हमें मिली ब्राह्मणी और खरोष्टी। तो गुप्त काल से पहले अधिकतर शिलालेख प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। करते हैं सबसे प्रसिद्ध लेखों की, यानी सम्राट अशोक के लेख। ये भारत के सबसे प्राचीन लेख माने जाते हैं। इसमें सामाजिक, धार्मिक, प्रशासनिक नियमों का वर्णन मिलता है। अशोक की धर्मनी नीति, प्रशासन व्यवस्था, शिक्षा और विदेशी संबंधों की महत्वपूर्ण जानकारी इन्हीं लेखों से मिलती है। तो अशोक के शिलालेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। तो प्रसिद्धियाँ और दाम लभिलेख राजाओं की उपलब्धियों का वर्णन करने वाले लेख प्रसिद्ध लेख कहलाते हैं, जिनमें हमें राजाओं के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में पता लगता है। उसे कहते हैं हम प्रसिद्ध लेख कहलाते हैं। ठीक है, जैसे गुप्त की प्रयाग प्रसिद्ध ताम्रपत्र लेखों के मुख्य रूप से भूमिदान और कर संबंधी विवरण। ठीक है, तो सातवाहन वंश का इतिहास मुख्य रूप से अभिलेखों पर ही आधारित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिलालेख प्राचीन भारत के इतिहास को विश्वसनीय और स्पष्ट रूप से समझने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पढ़ते हैं सिक्कों के बारे में। सिक्के भी पुरातात्विक शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। तो सिक्कों का अध्ययन करते हैं हम। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र भी कहा जाता है। ये आप नोट करना कि सिक्के के अध्ययन को हम मुद्रा शास्त्र भी कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे सिक्कों के प्रकार। मौर्य काल से पहले जिन सिक्कों का प्रयोग होता था उन्हें आहत सिक्के कहते थे। ठीक है, बाद में जब भारत पर यूनानी प्रभाव पड़ा तो सिक्कों पर राजाओं के नाम और उनके चित्र अंकित किए गए। जब यूनानियों का प्रभाव पड़ा तो उन सिक्कों पे हम राजाओं के नाम, उनके चित्र बनाने लगे। तब सिक्कों का महत्व बढ़ते हैं। ठीक है, सिक्कों से हमें शासकों के नाम और उनके शासनकाल का निर्धारण करने में मदद मिलती थी। सिक्के से उस समय की आर्थिक स्थिति के बारे में भी हमें जानकारी मिलती थी। इन पर हमें बने चिन्हों और चित्रों से धार्मिकों का पता चलता था। साथ ही सिक्कों के फैलाव से किसी साम्राज्य की सीमा का अनुमान भी लगाया जा सकता था। कई ऐसे शासक भी रहे जिनकी जानकारी हमें केवल सिक्कों के माध्यम से ही प्राप्त हुई। अब इस प्रकार सिक्के केवल लेन देन का साधन नहीं थे, बल्कि वह इतिहास को समझने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत भी है। अवशेष और समाकरण क्या है? अवशेष और समाकरणों में भवन, मंदिर, स्तूप, मूर्तियाँ जैसी वस्तुएं शामिल होती है। इनसे हमें उस समय की सभ्यता का पता लगता है, शैली का पता लगता है, सीधे परिणाम मिलते हैं उस समय की जीवन शैली का। उदाहरण के लिए मेहरगढ़ को नवपाषाण युग का एक मुख्य स्थल माना जाता है। यहाँ से हमें कृषि, स्थायी जीवन की शुरुआती जानकारी मिलती है। अब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो।
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से हमें सिंधु सभ्यता की उन्नति नगर की योजना का पता लगा। सीधी सड़कें का पता लगा, पक्की नालियों का और ईंटों के मकान उस समय की विकसित सभ्यता को दर्शाते हैं। ठीक है, तो हमें भारतीय स्थापना कला के विकास की जानकारी मिलती है। और सॉरी, 1 मिनट। इस प्रकार हम अवशोष और समकरण प्राचीन भारत की सभ्यता, संस्कृति, कला और स्थापत्य को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। यूनिट फर्स्ट का पार्ट 1 कवर किया है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ पे आप क्लिक करके मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे।